Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of SRCC GPO that have appeared in previous year for the topic percentages. Before starting the session, there are a few things to note. In the SRCC GPO examination, we have total 120 minutes for 160 questions. 40 for VA, 40 LR, 40 in DI, and 40 questions in Quant. So as we have only 120 minutes for 160 questions, the time is very, very crucial, very critical. And we know that in any question of quant, the time taken is definitely much more than that time taken for VA or LR question. और हमें अपना अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ. और देयर आर नो सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग्स इधर. सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है. So definitely we should maximize our number of attempts with the accuracy. So that is why we should be very selective in the quant section. We have to be very selective. हमें वही questions करने हैं which are easy to solve. और easy to solve का मतलब क्या हुआ? Familiar questions जो हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, ऐसे questions जो कि familiar नहीं है, unknown है, strange है, उनको attempt नहीं करना है. तो दैट शुड बी आवर स्ट्रेटजी वाइल अटेम्प्टिंग क्वांट क्वेश्चंस. और हमारा टारगेट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 30-40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. वी शुड बी अटेम्प्टिंग एज मेनी, बट डिपेंड करेगा एग्जाम में कैसा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं. बट वी शुड बी सेलेक्टिव, इजी टू सॉल्व, फैमिलियर और लेस टाइम टेकिंग. बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी नहीं करना है. तो दैट इज द बेसिक विद विच विल बी स्टार्टिंग. अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. और पर्पज इस सेशन का यही है कि कैसे हम क्वेश्चंस को कम टाइम में कर सकें, या ऐसे क्वेश्चंस को ही सेलेक्ट करना है जो कि कम टाइम में सॉल्व होंगे. बहुत लंबा कोई क्वेश्चन है तो उसको स्किप मारना है. ठीक है, सो ये चीज़ें बेसिक ध्यान रखना है. और डीआई में ज़रूर हमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का, बट आफ्टर वीएलआर में सबसे ज़्यादा कोशिश करना है, बिकॉज सबसे कम टाइम लगेगा, एक्यूरेसी अच्छी है. बट डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, उस पर भी थोड़ा बहुत रिलाई करना है. अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ क्वांट डीआई है तो फिर डीआई पे क्वांट से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करोगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के केस में. ठीक है, डीआई पे भी आई विल बी मेकिंग सेपरेट सेशंस. चलो स्टार्ट करते हैं. तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप that is CATZAT-MBA as well, or you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT. Now coming to the first question. In a medical certificate, by mistake a candidate gave his height as 25% more than actual. So if his actual height is, let us say 25% ज़्यादा दिया, मतलब क्या हुआ कि 1/4 ज़्यादा दिया. तो अगर एक्चुअल हाइट 4 यूनिट्स थी तो गिवन हाइट, स्टेटेड हाइट इज 4 + 1, 5 यूनिट्स. इन द इंटरव्यू पैनल ही क्लैरिफाइड दैट हिज हाइट वाज 5 फीट 5 इंचेस. तो एक्चुअल हाइट उसका 5 फीट 5 इंचेस है, हमने 4 यूनिट्स मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट इज द परसेंटेज करेक्शन मेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम हिज स्टेटेड हाइट टू हिज एक्चुअल हाइट. यहाँ पे 5 फीट 5 इंचेस का कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, सो एक्चुअल स्टेटेड हाइट से एक्चुअल हाइट में परसेंटेज करेक्शन कितना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग. स्टेटेड हाइट 5 है, एक्चुअल हाइट 4 है, तो करेक्शन है 1 का, 1 यूनिट का. 1 आउट ऑफ 5 का है करेक्शन, यानी कि 20% का करेक्शन है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन बी. Next, two numbers are such that they are at 40% and 50% of the third number. First number as a percentage of second कितना होगा? The first number is 40% of some third number. Let us say 40% of n. n is the third number. तो ये हमारा first number है. और second number is 50% of third number. Let us say n. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं दोनों नंबर्स को. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमें अल्टीमेटली भी रेशियो में ही देना है नंबर्स को, तो वी कैन एज्यूम कि फर्स्ट नंबर इज 40 और सेकेंड नंबर इज 50. तो 40-50 का कितना परसेंट होगा? 40/50 होगा, यानी 4/5 होगा, विच इज 80%. 4/5 into 100 विच इज 80%. 80%. ओके, ऑप्शन ए क्लियर है. परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें तुम बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए. तो अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो एक बार परसेंटेज का जो बेसिक वीडियो है, मैं लिंक भी पिन कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना. परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द टॉपिक ऑफ परसेंटेज इन क्वांट, बट ऑल्सो फॉर डीआई में भी, कैलकुलेशन में और बाकी चीज़ों में इट विल हेल्प अलॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉक्स हैज कॉइन्स एंड बीड्स ऑल ऑफ विच आर ईदर सिल्वर और गोल्ड. कॉइन्स हैं बॉक्स में, बीड्स हैं.
ठीक है, और सारे के सारे या तो सिल्वर है या गोल्ड है। 20% ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्स आर बीड्स, 20% आर बीड्स एंड 80% रिमेनिंग बचा, so that must be coins. 40% of the coins in the box are silver, ठीक है। 40% is what? 40% यानी कि 2/5, 2/5 of the coins are silver, okay। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्स आर गोल्ड कॉइन्स। तो अगर 2/5 है सिल्वर, तो 80% का 2/5 कितना हुआ? 1/5 हुआ 16, तो 32% ओवरऑल का, ठीक है, ये 32% ओवरऑल का है, ये ध्यान रखना है। तो 32% हमारा हुआ सिल्वर कॉइन्स और बच गया फिर 48%, तो 48% हुआ हमारा गोल्ड कॉइन्स। और क्वेश्चन गोल्ड ही पूछ रहा है, ऑप्शन बी 48%। Next question, a woman spends 80% of her income. With the increase in the cost of living, her expenditure increased by 37.5% and the income increased by 25%. So what is her present savings? So if income is 100, expenditure initial केस में कितना है? 80% स्पेंड कर रही है, तो एक्सपेंडिचर इज 80% यानी 80 यूनिट्स, और सेविंग्स हो जाएगा बचा हुआ यानी कि 20। With the increase in the cost of living, her expenditure increases by 37.5%, which is 3/8. 12.5% is 1/8. तो 37.5% is 3/8। 3/8 से उसका स्पेंडिंग इंक्रीज कर गया है, यानी कि कितना हो गया? 3/8 of 80 is 30, तो 30 से इंक्रीज कर गया, तो एक्सपेंडिचर नाउ इज 110 एंड इनकम इंक्रीज बाई 25%, तो 100 का 25% यानी 25 से इंक्रीज कर गया, इनकम इज नाउ 125। तो 125 में से एक्सपेंडिचर है 110, सो सेविंग्स विल बी 15, सेविंग्स विल बी 15। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हर प्रेजेंट परसेंट सेविंग्स कितना होगा, परसेंटेज सेविंग्स कितना होगा? तो 15 आउट ऑफ 125 कितना होगा, कितने परसेंट होगा? ओके, तो 15 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, तो 4/5, तो दिस विल बी 12 ओनली, 12%, ऑप्शन सी। क्योंकि 15 हमारा जो वैल्यू है ये तो हमने एज्यूम किया है 100, उसके हिसाब से आया है। परसेंटेज में दिस विल बी 15/125 यानी कि 12%। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, at an institute 99% of the 100 students are girls, but only 98% of the students living on the campus are girls. If some girls live on campus, then how many girls live off campus? 99% of the 100, total 100 students हैं, एक्चुअल नंबर 100 है, 100 में से 99% यानी कि 99 are girls and only one is a boy, only one is a boy, but only 98% of the students living on the campus are girls. So on campus if we are discussing, then in on campus 98% कितना हुआ? 49/50, isn't it so? यानी कि 2% बॉयज है, 98% गर्ल्स है, और बॉय तो एक ही है, एक ही है, तो उसको टुकड़ों में तो कर नहीं सकते, तो क्लियरली 2% बॉयज यानी कि 1 इज बॉय एंड बचे हुए 98% यानी इसका 49 टाइम्स, सो 49 आर गर्ल्स, 49 गर्ल्स एंड 1 बॉय ऑन कैंपस हुआ। तो बच कितने गए? सिंस only 1 boy was there, so definitely remaining 50 girls are living off campus. Is that clear? ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इजी क्वेश्चन, बट यहाँ पे पिक क्या करना था, क्योंकि एक ही बॉय था, इसलिए क्लियरली हमारा 2% जो बॉयज है दैट इज इक्वल टू 1 ओनली एंड हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 49। क्लियर है? नंबर ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता था, बट उस केस में भी लॉजिक हमारा यही रहता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student has to secure 45% marks to qualify for interview in a written examination. If he gets 79 marks and fails by 56 marks, what is the maximum marks set to qualify for? If he gets 79 marks, still he is failing by 56 marks, so passing marks कितना होगा? Qualifying marks होगा 79 plus 56, so 80 plus 55, 135 marks, and that is equal to 45%. This is 45%. 45 से काटा 3 times गया, तो 300 marks will be maximum marks set to qualify for. Okay, clear है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, Anita gave 10% in charity from her salary and then 20% from the remaining she gave to her friend as loan. She is left now with rupees 7200. So what is the salary of Anita? So 10% she has given in charity. So total 100% उसका salary जो है उसका 10% she has given on charity. Remaining is 90%. So out of 90% she gave 20% from the remaining. तो 20% from the remaining है, overall नहीं है. और 20% is 1/5. So 1/5 from the remaining she gave to her friend as loan. 90% का 1/5 कितना होगा? 18% as loan. This was charity. This is loan. Remaining कितना हो गया? 10%, 18%, 90% सब्ट्रैक्ट किया तो remaining is 72% of overall. And 72% of salary is 7200. तो सैलरी आ जाएगी भाई 72% is 7200 यानी कि 1% is 100. तो 100% will be 10,000 rupees. Option B. Easy question. ठीक है, क्लियर है? Next question. Ms. Gupta bought a house for rupees C in 2010. 3 years later, she sold the house for 25% more than she paid for it. Rupees C में she purchased. But 3 years later, she sold for 25% more. 25% will be C/4. So C plus C/4. Okay. She sold the house. ठीक है, तो she has to pay a tax of 50% on the gain. टैक्स कितना पे करना है? 50% ऑन द गेन. गेन हुआ है C/4 का, तो 50% ऑफ C/4 विल बी द टैक्स, यानी कि C/4 इंटू 1/2. तो C/8 विल बी द टैक्स. टैक्स ही पूछा है क्वेश्चन में, क्लियरली C/8 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 720 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. So total 720 sweets have been distributed equally in such a way that number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. तो अगर total number of children का 20% है यानी 1/5 है, तो अगर हम total number of children लेटर से मान लें कि 5n है, तो each child receives n sweets और टोटल है 720. तो n इंटू 5n इज इक्वल टू 720, यानी कि 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 720. n स्क्वायर आ जाएगा 720/5 विच इज 144. एंड डेफिनेटली यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, n विल बी इक्वल टू 12. क्वेश्चन में पूछा क्या है? हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव? तो 12 विल बी द आंसर. अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछता तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5n हो जाता, यानी कि 60 चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 15% of the people eligible to vote are between 18 and 25 years of age. In an election, 75% of those eligible to vote who are between 18 and 25 actually voted. So 15% are eligible to vote. I mean, total people eligible to vote में से 15% ऐसे हैं which are between 18 and 25 years of age. In election, 75% of those eligible to vote who are between 18 and 25 actually voted. Question is, in that election, the number of persons between 18 and 25 who actually voted was what percent of those eligible to vote? तो 15% का 75% बेसिकली पूछ रहा है कितना होगा. So that will be 15% into 3/4. 45/4 which is 11 point, एक सेकेंड, हाँ 11.25% will be the answer. Option C. Clear? Next question. Out of the total production of iron from hematite and ore of iron, 20% of the ore gets wasted. And out of the remaining iron, only 25% is pure iron. So 20% of the ore initially gets wasted. अगर 100% था तो 20% तो वेस्ट हो गया, वेस्ट, कोई यूज नहीं हुआ इसका. बचा हुआ जो 80% है दैट इज बीइंग यूज्ड. एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग आयरन, यानी रिमेनिंग 80% में से ओनली 25% इज प्योर आयरन. ओनली 25% इज प्योर आयरन. तो आउट ऑफ दिस 80%, 25% यानी कि 1/4 इज प्योर आयरन. तो 80% का 1/4 यानी कि 20% ऑफ ओवरऑल इज प्योर आयरन. और हमें वैल्यू क्या गिवन है फिर? इफ प्योर आयरन ऑब्टेन्ड इन अ ईयर फ्रॉम अ माइन ऑफ हेमेटाइट वाज 80,000 kg, so what is the quantity of hematite mined from that mine in the year?
तो कितना माइनिंग किया होगा उस ईयर में, अगर हमें प्योर आयरन जो मिला है दैट इज 80,000 और प्योर आयरन इज 20% ओवरऑल, यानी कि 1/5, तो हमें 1/5 की वैल्यू गिवन है, 1/5 इज 80,000 kg। तो क्लियरली हमारा जो टोटल हेमेटाइट होगा दैट विल बी 5 टाइम्स यानी कि 4 लाख kg। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वेस्टेड कितना हुआ, तो वेस्ट भी इतना ही हुआ होगा 80,000 kg, और बचा कितना 3,20,000 kg, और उसमें से ही हमने 80,000 kg यानी कि 25% प्योर आयरन निकाला है। क्लियर है? तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है। साथ में एक ईयर की क्वांटिटी दिया है, ये भी हो सकता था एक मंथ का दिया होता, तो डिपेंड करता है। ऑप्शंस को ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान देना, ठीक है, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन और एक दो बार और आए हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, कि जस्ट इन केस अगर एक मंथ का पूछ के और एक मंथ का डेटा गिवन है, एक ईयर का पूछा है, या एक ईयर का डेटा गिवन है मंथ का पूछा है, तो कुछ खुराफात हो सकता है वैसा। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस पे ध्यान देना, नाउ दिस ऑप्शन गिवन है, तो कहीं ऑप्शंस में कुछ खेला तो नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A report consists of 20 sheets, each of 55 lines, and each such line consists of 65 characters. This report is reduced onto sheets, each of 65 lines, such that each line consists of 70 characters. So, percentage reduction in number of sheets is closest to what number? 20 शीट्स इनिशियली हैं, हर एक शीट में 55 लाइन्स हैं, और हर एक लाइन में 65 कैरेक्टर हैं। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें मिल गया 20 × 55 × 65। अब इस रिपोर्ट को हमने रिड्यूस किया है ऑन टू शीट्स। अब लाइन्स में टोटल 65 लाइन्स हैं हर एक शीट में, और हर एक लाइन में 70 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ शीट्स मिल जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, डिवाइड करके मिल जाएगा, 65 से 65 कैंसिल आउट हो गया, 11 5 से काटा, 11 टाइम्स गया, 14 हो गया, तो दिस विल बी इवन 14 को भी 7 और 10, तो 110/7 विल बी नंबर ऑफ शीट्स। बट नंबर ऑफ शीट्स हमेशा इंटीजर में आएंगी, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो 7 × 7 बचा 40, तो 16 शीट्स मिलेंगी टोटल 16 शीट्स रहेंगी। इनिशियली थी 20, तो 20 से हो गई हैं 16, रिडक्शन हुआ है 4 का, और 4 परसेंटेज में आ जाएगा 4/20 यानी कि 1/5 विच इज 20%। ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन्स 10% लेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। ए को 10% मार्क्स लेसर मिले हैं दैट देन द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, and B obtained 11 and 1/9% less than A. Okay, so if passing marks, क्योंकि हमें C के लिए बताना है, C obtains 41 and 3/17% less than the number of marks obtained by A and B together. So C pass हुआ कि fail हुआ, that is what the question is. So let us assume that passing marks are equal to 100. If passing marks are equal to 100, तो A को 10% कम मिले हैं, तो यानी कि marks of A are 90. And then B obtains 11 and 1/9% less than A. This is what? This is 1/9. 100/9% यानी कि 1/9 है, तो क्लियरली B को A से भी 1/9 कम मिले हैं, और 1/9 कितना होगा? 10 मार्क्स कम मिले होंगे, तो B के मार्क्स हो जाएंगे, सॉरी 10, 1/9 है ना, तो 1/9 विल बी 1/9 है कि 1/10 है, 11 9 है, 100/9, तो 1/9 है। ठीक है, 1/10 है, 1/9 है क्लियरली, तो 10 मार्क्स कम मिले होंगे यानी कि बी के मार्क्स हो जाएंगे 80। क्लियर? ओके, तो बी के मार्क्स हो गए 80, ए के हैं 90, बी के हैं 80, दोनों का सम कितना आ जाएगा? ए प्लस बी का सम आ जाएगा 90 + 80 यानी कि 170 मार्क्स। और क्वेश्चन में सी को मार्क्स मिले हैं 41 and 3/17% लेस, तो ये एक्चुअल में कितना परसेंट आया? 41 × 17, 17 4 ज़ा 680, 697, तो 700/17% लेसर मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 700/17% होगा, 7/17 मार्क्स लेस मिले हैं, 7/17 मार्क्स लेस मिले हैं, और टोटल 170 है, तो 7/70 हो जाएगा हमारा -70 यानी कि सी के मार्क्स हो जाएंगे 100 मार्क्स। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 41 and 3/17% इज इफेक्टिवली 700/17%, यानी कि 7/17 टाइम्स हमें लेस करना पड़ेगा, और 7/17 ऑफ 170 विल बी 70 यानी कि सी के मार्क्स आ जाएंगे 100, और 100 ही हमारा पासिंग मार्क्स था, तो सी विल पास। एक मार्क भी कम होता तो फेल हो जाती, बट बॉर्डर लाइन केस है, पास हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल ट्रैक्टर्स इन अ स्टेट आर 2,94,000
out of which 1,50,000 are made by Mahindra and Mahindra. Out of every 1,000 Mahindra tractors, 98 are red in color, but only 5.3% of total tractors are red in color. So you have to find the percentage of non-Mahindra tractors that are red. Okay. So in this question, slightly डेटा जो है थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा है, टिपिकल लग रहा है, और हमें क्या गिवन है, टोटल ट्रैक्टर्स हैं 2,94,000, जिनमें से कि 1,50,000 आर महिंद्रा ट्रैक्टर्स, तो बचे कितने, 1,44,000, दे आर नॉन महिंद्रा, दे आर नॉन महिंद्रा. And then we've been given information that out of every 1,000 Mahindra tractors, 98 are red in color, यानी कि 9.8% of Mahindra tractors are red, but only 5.3% of the total tractors are red, यानी कि total tractors में 5.3% are red. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन महिंद्रा ट्रैक्टर्स दैट आर रेड. ठीक है, ये वैल्यू पूछ रहा है. अब यहाँ पे एक बात सोचने की है, दैट इज कि हमारा जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, एवरेज यानी कि ओवरऑल ट्रैक्टर्स में टोटल 5.3% ट्रैक्टर्स आर रेड ऑन इन ओवरऑल, बट महिंद्रा में दैट इज 9.8%, और महिंद्रा ट्रैक्टर्स आर ऑलमोस्ट हाफ, थोड़े से हाफ से ज्यादा है, इजंट इट सो, बट ऑलमोस्ट हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ है, इजंट इट सो. तो हमारा टोटल एवरेज आ रहा है 5.3%, 9.8% फॉर महिंद्रा. तो नॉन महिंद्रा के लिए वैल्यू कितना होना चाहिए, थिंक अबाउट इट, क्योंकि हमारा एवरेज 5.3 है, एक वैल्यू 9.8 है, और दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट हाफ है, यानी दोनों का जो वेटेज है महिंद्रा और नॉन महिंद्रा. तो हमारा जो सेकंड वैल्यू है दैट शुड बी क्लोजर टू लेस देन 1%, छोटी, काफी छोटी वैल्यू होना चाहिए, इजंट इट सो. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, वैसे भी क्लियर है कि अगर एक वैल्यू हमारा एवरेज से बड़ा है तो दूसरा एवरेज से छोटा होना चाहिए. तो क्लियरली ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा, इवन ऑप्शन बी और सी भी नहीं होगा, और इसलिए नहीं होगा बिकॉज दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है. एक वैल्यू 9.8% है, एवरेज 5.3% है, दूसरी वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 1% होगा. तो ऑप्शन ए मस्ट बी द आंसर. क्या ये बात समझ पा रहे हो? कैलकुलेशन करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन ए मार्क करेंगे, यहां पे कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? ओके. और अगर कैलकुलेशन करना पड़ता तो डिपेंड करता है एग्जाम में हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल था. ठीक है, 9.8% है, तो 1,50,000 का 9.8% कितना होगा, 1,500 इज 1%, 1% इज 1,500, तो 10% आ जाएगा कितना, 10% इज 15,000, और 0.2% विल बी, सब्ट्रैक्ट करना है 0.2%, 0.2% विल बी 1/5 ऑफ 1,500 यानी कि 300, तो -300 करेंगे, दिस विल बी 14,700. दिस इज द नंबर ऑफ रेड महिंद्रा ट्रैक्टर्स. और ओवरऑल में कितना है, 5.3% है, 1% इज 2,940, तो 5% विल बी 5 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 14,500 प्लस 200 यानी कि 14,700. ओके, और 0.3% और एक्स्ट्रा है, 0.3% ऑफ 294 कितना होगा, 2,940. ठीक है, तो 0.3% हो जाएगा 3 × 294. अच्छा, इफेक्टिवली देख पा रहे हो कि यहाँ पे टोटल 14,700 हमारे महिंद्रा के रेड ट्रैक्टर से 5% 14,700 आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया. तो ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा, दीज आर नॉन महिंद्रा रेड ट्रैक्टर्स, इजंट इट सो. 3 × 294, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 870 प्लस 12, 882, और 1% ऑफ टोटल 1,44,000 इज 1,440, तो कितना परसेंट आएगा, 882 अपॉन 1,440. क्लियर है? अब इसके बाद में 9 से डिविजिबल तो आ ही रहा है क्लियरली, तो 9 से काटा पीटी करते हैं. 9 से कितनी बार जाएगा, 9 9 × 81, 98, 9 से आ जाएगा 1 टाइम्स 160, 49/80% आ रहा है. ओके, तो 40/80% कितना हुआ, 40/80% तो अपना 49 इज 48 प्लस 1/80, और 48/80 हो गया 6/10 यानी कि 0.6, और 1/80 विल बी 125, तो 0.6125%. बट इतना कैलकुलेशन करेंगे नहीं,
जो हमने स्टार्ट में लॉजिक समझ लिया है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। साथ में ऑब्जर्वेंट जरूर रहना है, जो हमने जैसे ध्यान दिया कि यहाँ पे पूरा का पूरा ऐड नहीं करना है, पार्ट्स में किया तो सीधे सीधे दिख गया कि 14,700 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो टोटल है और ओवरऑल रेट टैक्स वो है 40,700 प्लस 882। तो क्लियरली तुम पहले ही घटा दोगे, ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने का फालतू का जो टंटा है वो नहीं करोगे, अननेसेसरी कैलकुलेशन को अपना एक्सटेंड नहीं करोगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज, और दिस इज अ गुड क्वेश्चन इन द सेंस कि इस क्वेश्चन में आइडियली उनको डेफिनेशन दिया होना चाहिए था बट नहीं दिया है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन तो ईजी है बट तुमको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे जब 4% सॉल्यूशन लिखा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सपोज दैट अ मैक्सिमम ऑफ 25 grams ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्स इन 100 grams ऑफ वाटर। 25 grams of salt is the maximum that salt can be dissolved in 100 grams of water. Okay. Any more salt, if added, remains undissolved and a sediment falls in the bottom. तो अगर हमने 100 ग्राम वाटर लिया है, if you taken 100 grams of water, ठीक है, तो इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट द मैक्स हम कितना सॉल्ट घोल सकते हैं? एट द मैक्स कितना सॉल्ट घोल सकते हैं? दैट सॉल्ट दैट कैन बी डिजॉल्व इज 25 ग्राम्स, वो घुल जाएगा 25 ग्राम। इसके बाद में जो भी तुमने सॉल्ट डाला, अगर इससे एडिशनल कुछ भी डाला, ठीक है, तो कुछ भी एडिशनल डालोगे तो सेडिमेंट हो जाएगा, यानी कि नीचे बिल्कुल आके बेस पे जमा हो जाएगा। ठीक है, एनी एडिशनल सॉल्ट। तो मैक्सिमम जो कि हम घोल सकते हैं दैट इज 25 ग्राम्स। तो सॉल्युबिलिटी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से बात करें तो 100 ग्राम्स वाटर में, ठीक है, तुमने 25 ग्राम्स अगर सॉल्ट घोल दिया, so that is 25% solution. At the max 25% can be the solubility और 25% will be the solution. अब जब भी हम सॉल्यूशन में डिफाइन कर रहे हैं कि इसे 25% यानी कि 100 ग्राम्स में हमने 25% खोला है, ओवरऑल में नहीं बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तो हमारा है बेस सॉल्यूशन जिसमें हम घोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि वाटर में घोल रहे हैं, तो वाटर में कितना घोल रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। वाटर का वेट है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स में हमने घोला 25 ग्राम्स, या 100 ml में घोला हमने 25 ग्राम्स, क्योंकि वाटर के केस में ग्राम और ml दोनों बराबर होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो 100 ml में हमने 25 ग्राम सॉल्यूशन, 25 ग्राम सॉल्वेंट घोला है, ठीक है, सॉल्ट घोला है इस केस में, तो 25% हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? अब सेकंड केस में हमें बात क्या कर रहा है, नाउ व्हाट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ 4% सॉल्यूशन। तो जब हमें 1 किलोग्राम ऑफ 4% सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यहां पे मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम वाटर है और 4% सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम या 1000 ml हमारा वाटर है जिसमें कि 4% सॉल्यूशन है। और अगर 4% सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 4% ऑफ 1000 विच विल बी 40 ग्राम, तो 40 ग्राम हमारा सॉल्ट है। क्या ये क्लियर है? और इवेपोरेशन हो रहा है एट द रेट ऑफ 28 ग्राम पर आवर, 28 ग्राम पर आवर। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल इट स्टार्ट सेडिमेंटिंग अप्रॉक्सिमेटली? सेडिमेंटिंग कब स्टार्ट होगी? जबकि 25% से ज्यादा हमारा सॉल्यूशन में होने लगेगा। ठीक है, 25% से ज्यादा का क्वांटिटी होने लगेगा क्या, सॉल्ट का। और सॉल्ट कब होगा 25%? सॉल्ट है 40 ग्राम्स, 40 ग्राम से 25% यानी कि 1/4, तो 40 ग्राम है अगर सॉल्ट, तो जैसे ही 160 ग्राम या ml, क्योंकि वाटर में सेम है दोनों चीजें, वाटर हो जाएगा, इसके बाद जब कम होना स्टार्ट होगा, 160 ग्राम से जब कम होगा तो सेडिमेंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 160 ग्राम से कम होगा हमारा वाटर, 160 ग्राम कब होगा, अभी है 1000 ml, 160 होने के लिए 840 कम होना पड़ेगा, 840 ml कम होना पड़ेगा, 840 ग्राम कम होना पड़ेगा। 28 ग्राम से रिड्यूस हो रहा है पर आवर, तो 840 बाई 28 यानी कि 30 आवर्स में इतना रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? बट जैसे ही 160 पे आएगा तो तब सेडिमेंटेशन स्टार्ट नहीं होगा, सेडिमेंटेशन तब स्टार्ट होगा जब इससे कम होगा, यानी कि 31st आवर में सेडिमेंटेशन स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 30 आवर्स जब हुए होंगे, 30 आवर्स के बाद भी हम देखेंगे तो 30 आवर्स पे एग्जैक्टली सेडिमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, उसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा। तो इज दैट क्लियर? तो 31st आवर में एज सच सेडिमेंटेशन स्टार्ट होगा। ऑप्शंस गिवन है 29, 31, 35, 23, आंसर विल बी 31 ओनली। क्लियर? ऑप्शन बी 31 विल बी द आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? तो एक अच्छा सवाल था बट डेफिनेशन बेस्ड था, तो डेफिनेशन आइडियली इनको थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए था, बट नहीं दिया है तो हमें समझ लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या होगा ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है? तो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन
ऑफ द परसेंटेज, येस दैट इज। सो आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया, सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज। और अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज वेल। Okay, and you can also join the Telegram group CAT MBA and connect with me on Telegram at ADITYAKT. That's all for this session. Bye bye. Take care.